अच्छा जी, okay. So, certain content related to the research problem, and then I'll try to cover some of the things related to research supervisor as well. Um, अभी जिस तरह मैंने बताया कि requirement from an MS thesis student is to figure out the first thing which he or she has to do is to figure out कि मैंने क्या प्रॉब्लम लेके चलना है। एवरीबडी जो कि एक थीसिस करता है उससे एक्सपेक्टेड ये होता है कि उसने एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, याद रखिएगा। सो आपका टाइटल जो होगा, इट वुड बी अ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। इट कैन नॉट बी अ सर्वे, इट कैन नॉट बी अ कंपैरिजन, कैन नॉट बी जस्ट इंट्रोडक्शन। इट हैज टू बी अ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। चाहे आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, चाहे आप CS, डाटा साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो जो भी टॉपिक डिसाइड करेंगे, वो कोई ऐसी चीज होगी जिसमें आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसका हल देना है। सो फर्स्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई अ रिसर्च प्रॉब्लम। सो जैसा मैंने कहा कि द प्रॉब्लम कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जिसके लिए मैंने आपको 3 अप्रोचेस बताई। एक तरीका आप अपने जो आपका अपना प्रैक्टिकल एरिया है वहां से आप फिगर आउट कर सकते हैं। एक कि आपकी स्टडी या लिटरेचर रिव्यू में कुछ बज़ वर्ड्स पता चलते हैं, उसके ऊपर आप कुछ डिसाइड कर सकते हैं। और थर्ड चीज़ कि आपने जो कोर्स वर्क किया और आपके जो टीचर्स थे, आपने जो पढ़ाया, उनके सुपरवाइजरों का जो एरिया है उसके अंदर अपना काम लेके चल सकते हैं। तो एवरीबडी हैज़ स्टडीड मिनिमम 3 to 4 टीचर्स, तो उनके उनके जो प्रोफाइल्स हैं उनको एक्सप्लोर करें। और अगर आपको उनमें एरिया में अपना कुछ डोमेन समझ आता है कि जी मैं भी इसी एरिया का हूँ, तो आप फिर उनसे भी कांटेक्ट करके अपने काम को आगे लेके चल सकते हैं। So, identification and selection of a research problem is the first step in the research process. So, there are certain goals which this area must serve. और अगेन जो आपका प्राइमरी गोल होता है थीसिस का, इज टू गेट अ थीसिस। तो अगर थ्योरेटिकली तो इस थीसिस को आपने लिखना है। बट पॉइंट ये है कि जो आप टॉपिक अभी डिसाइड करते हैं मास्टर्स के अंदर, 70 to 80% केसेस में देखा गया है कि वो एरिया ही आपका आगे कंटिन्यू रहता है थ्रू आउट योर लाइफ। ठीक है जी हमजा, आपका नाम सॉरी? हमजा। हमजा ही है ना जी। अभी तो ब्रेक करके आए हैं आप, सफर करके भी नहीं आए। काफी सर्च किया है कुछ सफर इसलिए। अच्छा, ठीक मैं है। आपकी बात सुन रहा हूँ सर, अब पहले आपने सीन फे रे वाला सफर किया था, अभी पिछले आपने SUFFER वाला सफर किया है, तो इसलिए थक गए आप। तो असल में ना ये जो आप ये जो है ना जो जमाई है, मैं कहता हूँ ये अल्लाह का एक बड़ा नेमत है। अ, ये असल में आपके सांस को पूरा करती है ये, और इससे जो आपको एक सुकून मिलता है ना, वो बहुत कम चीज़ों से मिलता है। ऐसा ही है। और इसका इसका एहसास या कहें कि इसकी समझ या इस पे अल्लाह का शुक्र करना उनसे पूछना चाहिए। मैं कहूँगा कि अभी कुछ अर्से पहले कोविड का एक दौर था जिसमें लोगों को सांस की प्रॉब्लम थी। और आई डोंट नो आप में से कोई कोविड से गुजरा है या नहीं गुजरा। अच्छी बात है, नहीं गुजरे, मैं गुजरा हूँ। तो इट वॉज समथिंग कि सांस आती थी लेकिन सांस नहीं आती थी। दैट फीलिंग इज इंटायरली, जो कि उस बंदे को समझ ही नहीं आ सकती जो स्टेज से ना गुजरा हो। अगर आपकी फैमिली में कोई स्टेज से गुजरा हो जिसको सांस का मसला हुआ था, तो आप उससे पूछे कि फील क्या था। फीलर ये था जो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि मैं सांस ले रहा हूँ लेकिन सांस मेरे जिस्म का हिस्सा नहीं बन रहा, मुझे उसकी एनर्जी फील नहीं हो रही, मुझे नहीं लग रहा कि जहाँ सांस जा रहा। ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेरी यूनिक। हम सांस ले रहे हैं तो मजा आ रहा है ना, अंदर पूरे जिस्म में हिस्सा बन रहा है, एनर्जी जा रही है। ये एक ऐसी फीलिंग है जो खत्म हो जाए ना, अगर ये वही बंदा बता सकता है जब खत्म होगी तो एक क्या फीलिंग आएगी आप। ठीक है, और कोविड ने ये फीलिंग लेकर आया लोगों में, लोगों की डेथ्स हुई बहुत सारी। उसकी भी यही वजह थी कि वो आपकी एनर्जी उसमें नहीं थी उस सांस के अंदर, और क्या उसके वजूहत थी। लेकिन ये कि इससे एक चीज जरूर जो रिकवर कर गए, मैं उस पे ये जरूर कहता हूँ कि उन्होंने अल्लाह का शुक्र करना बढ़ा दिया। क्योंकि ये सांस जो आती है ना मुझे और आपको, हम इसे समझते हैं कि शायद ये मेरी इस पे जागीर है, ये तो मुझे बस मेरा हक है। लेकिन ये भी हक नहीं है। ठीक है, जिनको नहीं आती वो बता सकते हैं कि जी इसकी क्या फीलिंग है। तो अगर हमें सांस भी आ रही है और अच्छी आ रही है, तो इस पे भी हमें अल्लाह का बहुत शुक्र करना चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। देर आर मैनी थिंग्स जो कि जिंदगी हमारे आसपास हैं जिनको हम सोचते भी नहीं है, और ये उनमें से एक चीज। तो इसलिए जगह जगह मौके मौके पे अल्लाह का शुक्र करते रहें कि अल्लाह ने आपको ये नेमत दी हुई है। बहुत सारी और चीजें हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे, बट दिस इज जस्ट आपसे बात हुई तो मेरे जहन में है कि दिस इज इम्पोर्टेंट। तो
तो बाद में ये कर रहा था कि जो आप टॉपिक डिसाइड करोगे ना, इसको टाइम देना है आपने. नीड नॉट टू डिसाइड इन हरी, बिकॉज दिस टॉपिक विल हैव अ लॉन्ग टर्म रिpercussions, या इट वुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ. बिकॉज आज का जो आपका थीसिस या रिसर्च डोमेन डिसाइड होना है, इस डोमेन ने अगले 5-10 साल तक शायद आपके साथ रहना. तो अगर आज आपने ठीक डिसाइड नहीं किया तो आप आइंदा परेशान रहेंगे और ज्यादा काम करना पड़ेगा टू चेंज योर डायरेक्शन. तो इसलिए बहुत सोच समझ के अपनी डायरेक्शन और थीसिस डोमेन जो है वो डिफाइन करें. और जैसा यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई भी हैं कि द रिसर्च यू डू एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट विल सेट द स्टेज फॉर योर लेटर रिसर्च. While it is unlikely that your later research will be a straightforward extension of your dissertation, it is also unlikely that it will be completely outside your field. So it means you will remain related. The knowledge, expertise, and skills that you gain early on will form the foundation for your later investigations. So आज जो सीखेंगे, जो भी सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स, वो आगे आपके चलते रहेंगे. सो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इस सिलसिले में कंसिडर करने चाहिए वो ये कि नंबर वन, टॉपिक शुड बी इंटरेस्टिंग टू यू. इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है और आप जबरदस्ती उस टॉपिक को लेके ये सोचते हुए कि ये आजकल का एरिया है, पता है ये बिग डाटा बड़ा नाम सुन लिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये कि जब थोड़ा पढ़ा तो मुझे लगा यार ये अजीब सी चीज है, मेरे पसंद की नहीं है. लेकिन चूंकि मुझे लगता है कि यार ये कंपनीज इस पे आ रही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं और लोग काम कर रहे हैं, जॉब्स इसके अंदर हैं, तो मुझे यही करना चाहिए. तो दिस इज नॉट द राइट डिसीजन. ऑलवेज वर्क इन द डोमेन जो आपके इंटरेस्ट का एरिया हो. जॉब्स आप खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है. तो ये चीज एक क्लैरिटी आपके जहन में होनी चाहिए. बिकॉज इट इज ऑफ नो इंटरेस्ट टू यू, इट इज डिफिकल्ट टू स्टे फोकस्ड, motivated, convincing other people that your research is interesting, because आप खुद ही शौक नहीं है आपको, तो किसी और को क्या कन्विंस करेंगे आप. और by the time you are done you may really be tired of that topic. So number one thing is it must be interesting to you and again to your supervisor as well. आप टॉपिक उसकी मर्जी से या उसके डोमेन के अंदर सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको अच्छा गाइड भी करेगा, उसके एरिया का नहीं होगा तो वो आपको मुश्किल से गाइड करेगा. और अगेन फिर एक आपने ये फिनोमेना भी देखना है, ट्रेड ऑफ है कि अब वो इतना ऑब्सलीट एरिया भी ना हो कि बिल्कुल ही रिसर्च कम्युनिटी उस पर हो ही ना. तो एक अच्छा सा बैलेंस्ड टॉपिक आपने डिसाइड करना है इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए. एक और इम्पॉर्टेंट चीज, फिजिबिलिटी. आपने जो भी इस हफ्ते में चीज डिसाइड करनी है, इट्स अ डूएबिलिटी रिपोर्ट बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स. मास्टर्स के अंदर मोस्टली सिमुलेशन बेस्ड काम होता है, या आई वुड से कि सॉफ्टवेयर बेस्ड काम होता है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी आप कुछ रिलेटेड सॉफ्टवेयर यूज करके डाटा एनालिसिस करते हैं. सीएस के अंदर भी आप कुछ रिलेटेड सॉफ्टवेयर करके सिमुलेट करते हैं, ठीक है. सो जब आप ये काम सॉफ्टवेयर बेस्ड करेंगे तो आपको दो चीजें चाहिए होंगी. नंबर वन, आपको डाटा चाहिए होगा, दोनों को डाटा चाहिए होगा. तो क्या जो आप टॉपिक डिसाइड कर रहे हो वहां आपको डाटा की एक्सेसिबिलिटी है, या आपने आज सोचना है. ये ना हो कि आप टॉपिक सोच लें और फिर डाटा ही ना मिले. आपसे मैंने काम करना है कॉलन कैंसर के ऊपर, अब आपको कॉलन कैंसर के एक्सरे रिपोर्ट्स ही नहीं मिल रही. आपने पहले होमवर्क ही नहीं किया था कि पहले तो ये देखे ना कि जी उसका रिलेटेड चीजें हैं कि नहीं है. सही है, आपने एजुकेशन सेक्टर पे कोई इंटरव्यूज करने हैं, अब आपके पास से उस एरिया में एजुकेशन सेक्टर ही नहीं है. या आपने से टेक्सटाइल सेक्टर पे कोई टॉपिक डिसाइड कर लिया, टेक्सटाइल सेक्टर ही नहीं है, या यहाँ से 400 मील दूर है, डाटा कहाँ से लेकर आओ. तो feasibility is very very important, more important with the topic itself. बाज़ औक़ात सिर्फ फिजिबिलिटी की बेस पे आप टॉपिक चेंज करते हैं कि नहीं यार ये तो मैं इसका तो मुझे ना डाटाबेस अवेलेबल है ना ही. अच्छा, पहली चीज डाटाबेस. नंबर टू चीज उसके स्किल सेट्स. इस पे सॉफ्टवेयर्स हैं कुछ, वो सॉफ्टवेयर्स की आपको कमांड है. आपको मैटलैब की अगर रिक्वायरमेंट है मैटलैब आता है, आपको अगर पाइथन की रिक्वायरमेंट है पाइथन आता है, आपको अगर एसपीएसएस की रिक्वायरमेंट है एसपीएस आता है, आपको एनोवा की रिक्वायरमेंट है एनोवा आता है. तो ये अगेन डुएबिलिटी के पर्सपेक्टिव से जब टॉपिक डिसाइड करें तो पहले डुएबिलिटी को भी या फिजिबिलिटी को देखना इंपॉर्टेंट है. और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये है कि टाइम. हो सकता है आपको डाटा मिल जाए 4 साल लग जाए डाटा मिलते मिलते, फिर तो सही नहीं है ना. तो टाइम को देखते हुए, हाउ मच टाइम यू हैव विद यू, आपके पास 6 महीने में आप काम करना चाहते हैं, साल में करना चाहते हैं, तो आप उस लिहाज से अपने आप को अलाइन करें. सो आपको अकॉर्डिंगली ये देखना पड़ेगा कि अब से मास्टर्स के जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनमें लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी होती है,
टाइम स्केल बेस्ड कि आप 3 साल तक एक ग्रुप ऑफ पीपल को ऑब्जर्व करते रहते हैं, 6 साल तक ऑब्जर्व करते रहते हैं, या आप क्रॉस सेक्शनल स्टडी भी करते हैं कि आप एक टाइम इंस्टेंट के ऊपर एक बड़े ग्रुप को देख के उस पर डाटा निकाल लेते हैं। तो इन चीजों को देखते हुए आपने नेचर ऑफ द रिसर्च को डिसाइड करना है कि क्या ये एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होगी या एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी होगी, मुझे टाइम कितना है और किस तरह से मैं डाटा कलेक्ट करूँ। हम इस पे अलग से बाद में आएंगे भी कि ये टाइप्स ऑफ रिसर्च में ये क्रॉस सेक्शनल से क्या मुराद है या लॉन्गिट्यूडनल से क्या मुराद है, लेकिन आई थिंक अभी तो नाम ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक लॉन्गर टाइम पीरियड पे आपने स्टडी करनी है, डाटा लेते रहना है और फिर उस पर कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं, या आप फॉरन इमीडिएट कुछ डाटा लेके कुछ सॉफ्टवेयर रन करके कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनको हम क्रॉस सेक्शनल बेस्ड वर्क या लॉन्गिट्यूडनल वर्क कहते हैं। सो अगेन डाटा अवेलेबल है, एरिया डिफिकल्ट है, आसान है, और क्या इसकी कोई कॉस्ट इफेक्ट्स हैं, आपको कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, तो ये कॉस्ट, अवेलेबिलिटी, स्किल सेट की प्रेजेंस, इन सारों को देखते हुए फिजिबिलिटी डिसाइड करनी और उसकी बेस पे टॉपिक को डिसाइड करना इंपॉर्टेंट होता है। और जैसा मैंने कहा कि अब आप जो जो सोर्सेज हैं, वो सोर्सेज मैं आपको ऑलरेडी इंडिकेट कर चुका हूं कि आपको सुपरवाइजर्स की सजेशंस पे भी जा सकते हैं आप, क्योंकि उसका अपना एक डोमेन है, एक रिसर्च है, एक उसका उसकी पब्लिकेशंस हैं। इट कैन प्रोवाइड यू डिटेल्ड इंसाइट इनटू द नेचर ऑफ एनी प्रॉब्लम विच दे सजेस्ट, वो आपको ज़्यादा अच्छा गाइड करेगा। सो द easiest way I would say is to select a teacher from your subjects who has taught you, जिसके साथ आपकी अच्छी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, whom you think is good as far as the administrative efforts are concerned, because मैं अगेन रिपीट करूंगा कि थीसिस आपने करना है, थीसिस सुपरवाइजर ने नहीं करना। आपको क्या चीज चाहिए कि यार जब मैं कोई चीज पूछूं मुझे फौरन जवाब मिल जाए, जब मैं कोई सिग्नेचर कराना चाहूँ सिग्नेचर हो जाए, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो, क्योंकि काम तो मैंने ही करना है। लेकिन अगर ये मुझे तंग करेगा कि जी आज नहीं आओ, कल आ जाओ, कल नहीं आओ, परसों आ जाओ, काम भी मैं ही कर रहा हूँ, काम ये इतना इतना वो कर ही नहीं सकता, गाइड आपको एक लिमिट लेवल पे ही करेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन आपकी आसान होनी चाहिए अगेन आई वुड से, और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए विद योर सुपरवाइजर, सो इम्पोर्टेंट है। जिस तरह मैंने कहा कि आपकी रीडिंग्स है, इंटरनेट है, बज़वर्ड्स बेस्ड रिसर्च आप कर सकते हैं, बट इट इज़ विद दी कॉशन। अगर आप इस तरह की चीज़ों पे जाते हैं जिनमें आपकी अपनी स्ट्रेंथ नहीं है या गाइडेंस उस तरह से अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। सो दिस इज अनदर वे ऑफ फाइंडिंग दी आइडिया, एंड देन अगेन ओन एक्सपर्टीज, आप जिस एरिया में हैं, जहाँ से आप जिस जगह काम कर रहे हैं, उसके लिहाज से भी आप टॉपिक को डिसाइड कर सकते हैं। देर आर अदर वेज एज वेल, लाइक यू कैन फिगर आउट के जी डिफरेंट दुनिया के रिसर्च ग्रुप्स जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं। आप इंटरनेट पे वेब पेजेस को सर्च कर सकते हैं। मैंने आपको रिसर्च गेट बताया, रिसर्च गेट को एक्सप्लोर करें, वहाँ पे लोगों के रिसर्च टॉपिक्स नजर आएंगे। दुनिया में क्या इस वक्त लेटेस्ट काम हो रहा है उनके लिहाज से आप यूनिवर्सिटीज़ के कुछ मास्टर्स पीएचडी थीसिस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये तरीके भी होते हैं कि आप इस तरीके से लेके चल सकते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि इस लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे, ये जरूरी नहीं होता कि आप कोई बिल्कुल नई चीज करें। रिमेंबर दिस स्टेज इज टू लर्न द रिसर्च। सो आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ रिसर्च करना सीखेंगे। सो इवन इफ यू कैन रेप्लिकेट somebody's work while doing it by yourself, learning those skill sets, learning those tools, learning those data processing methods, understanding those research papers and writing your own thesis, writing your own research papers, although वो काम पहले हुआ हुआ भी, it is equally good, क्योंकि इस प्रोसेस में आप बहुत कुछ गेन करेंगे। पहले तो कभी नहीं किया ना, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। सो द बेस्ट वे इज टू रीडू समथिंग। और ये एक नेचुरल चीज है कि जब आप किसी के किए हुए काम को भी दोबारा करते हैं ना, तो एग्जैक्ट वैसा नहीं करते, चेंजेस आ जाती हैं उसके अंदर, क्योंकि 5 6 7 महीने लगेंगे ना आपको। तो आप कभी सॉफ्टवेयर चेंज करेंगे, कभी डाटा के अंदर कोई चेंजेस लेकर आएंगे, कभी कोई टेक्निक में थोड़ी बहुत प्लस माइनस करेंगे, तो अल्टीमेटली आपका जो ओवरऑल आउटकम होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज क्लेम इट एज अ न्यू वर्क, बट इट्स इजी टू फॉलो समबडीज फुटस्टेप्स एंड मे बी एग्जैक्टली उसके पाँव में आपका पाँव ना पड़े, राइट लेफ्ट पड़ जाए, लेकिन पाँव नजर आ जाए अगला, अगला किधर जाता है। तो इट मीन्स यू विल नॉट ड्राउन एनीवेयर,
ठीक है, दरिया में अगर आपने पानी और उसमें जाना हो तो अगर आपको कदम नजर आ रहे हो तो आपको एतमाद होता है यार कि मैं डूबूंगा नहीं। अगर वैसे आप जंप मार देंगे तो शायद प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिक्स है दुनिया, तो प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपको कदमों के निशान नजर नहीं आ रहे तो आप यू कैन गो राइट लेफ्ट, डाइवर्ज कर सकते हैं। और एक वजह ये भी होती है जो आपने कहा ना कि लोग थीसिस नहीं कंप्लीट कर पाते क्योंकि वो डाइवर्ट हो जाते हैं, अपने फोकस के साथ डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते, राइट लेफ्ट घूमने घूमते फिरते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर बेंचमार्क सामने नहीं रखा होता। So, the best way for somebody who is not very clear how to conduct research is to exactly figure out some work. ये काम है जी, ये रिसर्च पेपर है, let me redo it. In this process, your thesis will be completed. The benchmarks would be clear. ए के बाद बी पे जाऊंगा, बी के बाद सी पे जाऊंगा, सी के बाद डी पे जाऊंगा, सब कुछ तो लिखा हुआ उसने, मैंने खुद करना है। तो इट वुड बी पॉसिबल कि आप उसको कर लेंगे और इसमें आप सीखेंगे बहुत कुछ क्योंकि आपने पहले नहीं किया वो काम। सो रेप्लिकेशन इज ऑलवेज नॉट बैड इन एट एमएस लेवल्स। इसमें आप सीख लें, आगे जाके आप फिर चेंजेस और नई चीजें करें जो आप कर सकते हैं। तो आप एग्जिस्टिंग टेक्निक को नए डोमेन में अप्लाई कर सकते हैं, पुराने डोमेन को नई टेक्निक के साथ कर सकते हैं, पुरानी टेक्निक को नए डोमेन में लेकर आ सकते हैं, बहुत सारे काम आप सोच सकते हैं। और अकॉर्डिंगली आप फिर उनके फाइंडिंग्स को एड्रेस करें, एम्बिग्विटीज को इम्प्रूव करना चाहते हैं इम्प्रूव करें, अगर कोई गैप्स हैं उनको एड्रेस करें और अपने फाइंडिंग्स को आप फिर रिपोर्ट कर सकते हैं। सो योर वर्क कुड बी जस्ट एन इंक्रीमेंटल वर्क, इट कुड बी जस्ट रेप्लिकेशन वर्क, इट इज अलाउड या इट इज नॉट डिस्करेज्ड एट मास्टर्स लेवल। आप यू कैन ऑलवेज गो एंड क्लेम कि जी मैंने ये एक बेंचमार्क पेपर था, इसको फॉलो किया है और इसके दौरान अपने आप को मैंने अलाइन किया और सीखा है कि रिसर्च कैसे करते हैं। मैंने कोई नई चीज नहीं की, लेकिन ये कि मैं मेरा ये पहला स्टेज था, पहला स्टेप था, अब इसकी बेस पे मैं बहुत सारी चीजें और कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप हमेशा ये क्लेम कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि टॉपिक वुड ऑलवेज बी रिफाइंड। जब आप एक दफा डिसाइड कर लेंगे ना तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिसर्च यू विल फाइंड योर सेल्फ कि जहां से आपने स्टार्ट किया था एंड वहां पे उसी सेम चीज पे नहीं होगा, इट वुड ऑलवेज बी डिफरेंट। इंपॉर्टेंट चीज के माइलस्टोन्स पता होंगे आप, तो वो चीज आपने फोकस करनी है एंड यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद योर कोलीग्स विद योर सुपरवाइजर टू इंप्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग वर्क जो आपने डिसाइड किया है। ठीक है, सो दिस इज एज फार एज द topic selection is concerned. I think enough information is shared as far as the, और कुछ और इस पे एक दो स्लाइड्स और भी हैं, लाइक अगेन इट्स जस्ट अ चेकलिस्ट कि आप टॉपिक जो है आप इंथुजिस्टिक हैं उसके ऊपर, क्या ये सस्टेनेबल टॉपिक है, आपका इंटरेस्ट वाकई कायम रहेगा, ये वाकई सॉल्वेबल भी है या इसमें कोई इशू आ सकता है। अगेन इट रिलेट्स विद डूएबिलिटी, करना चाहिए क्योंकि रिसर्च कम्युनिटी इसके ऊपर है, कोई बहुत ऑब्सोलीट एरिया तो नहीं है। ये अदर रिसर्च प्रॉब्लम्स की तरफ भी लेके जा सकता है, आपकी पीएचडी टॉपिक्स रिफाइन हो सकते हैं इसके साथ। साइज में मैनेजेबल है, अगेन डुएबल है नहीं है, क्या वाकई से कुछ पब्लिकेशंस भी हो जाएंगी मेरी या बस ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो ये कुछ और चीजें इसमें हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं अपने टॉपिक के ऊपर सोचते हुए कि क्या ये वाकई एक वर्थ डूइंग एरिया है या नहीं है, और एक रीजनेबल टॉपिक बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्टर्स डिसाइड करें और उसके मुताबिक अपने काम को लेके चलें। तो दिस इज एज फार एज दी टॉपिक्स ऑफ इज कंसर्न। इसमें कोई सवाल अगर आपका है तो आप पूछ सकते हैं। तो जैसे कि आपने बात की कि किसी भी टॉपिक को रीडिफाइन, मतलब हम कोई पहले से टॉपिक हुआ हुआ है, कोई काम हुआ हुआ है, उसी को हम ले लेते हैं। तो मतलब हम कोई रिसर्च पेपर जो पढ़ रहे हैं उसी सेम प्रॉब्लम को उठा के उसको डिफरेंट तरीके से। डिफरेंट तरीके से मैं कहूंगा कि पहले तो आप एग्जैक्टली वही तरीके से करें जिस तरीके से उसने किया हो। ठीक है, इससे आपको ऑटो पे पता चलेगा कि इस तरीके के अंदर भी कुछ इश्यूज हैं। देखो आप चूंकि आप कॉन्टिन्यूली पढ़ रहे होते हो ना, तो आप करेक्शन साथ साथ, इंसानी दिमाग ऐसा है कि वो ऑटो पे करेक्शंस भी लगाता है। ठीक है, लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपको आप अभी एक एक प्रॉब्लम डिफाइन करते हो कि जी मैंने यहाँ से उठना है और मैंने जाना है राजा बाजार। एक एरिया है ना, आपका जी मेरा मैंने जाना, आपका प्रॉब्लम है कि जी मैंने राजा बाजार जाना। अब आप
मुझसे पहले आप देखेंगे जी राजा बता जाने के तरीके क्या हैं, यानी मुझसे पूछेंगे जी सर आप गए हैं, मैं वो कहूँगा हाँ जी मैं गया हूँ, ये तरीका है। फिर आप पूछेंगे फैसल से आप गए हैं, ये कहेगा मैं इस तरीके से गया हूँ। ठीक है, से फैसल आपको कहता है जी कि इसका तरीका ये है कि आप यहाँ से पैदल चलते जाएं कश्मीर चौक तक, रावल चौक तक, और उसके बाद वहां से आपको एक वहां पे एक मेट्रो का अड्डा है, मेट्रो है वहां पे, वहां से आप बैठे और वो आपको से कहीं किसी एक स्टॉप पे क्लोजर टू मेडिचो को उतार देगा। वहां से एक सुजुकी या एक कैब करें और आप चले जाएं। इसने से ही आपको ये तरीका बताया। अब आप इस तरीके पे चल पड़े, ठीक है, क्योंकि बेंचमार्क पता चल गया। लेकिन अब आप जब चलना शुरू किया, आपने ऐसे ही यहाँ से निकले, आपको 2 मिनट बाद ही एहसास हो जाएगा यार कि यहाँ से कश्मीर चौक तक या रावल चौक तक चल के जाने में तो मैं आधा पिघल जाऊंगा। तो आप फौरन करेक्शन लगाएंगे, नहीं यार इधर ही एक कैब रोकता हूँ, जाना तो उधर ही है ना, लेट्स गो ऑन टू द कैब। करेक्शन लग गई, एक ऑटो करेक्शन का। कर गई ना। अब ये इसका मेथड तो नहीं था, आपने तो लगा दी करेक्शन, अब ये मेथड आपका बनना शुरू हो गया। अब आप जब किसी को बताएंगे तो आप नेक्स्ट टाइम यही बताएंगे, आप ये नहीं बताएंगे यार यहाँ से वॉक करके चले जाओ, आप कहेंगे नहीं यार यहाँ से कैब पकड़ और चले जाओ आप। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये कॉन्टिन्यू प्रोसेस जो है ये इंसान की नेचर है, मेरी राब की, कि हम किसी के बताए हुए तरीके पे चल तो पड़ते हैं, लेकिन कुदरती तौर पे हम उस पर करेक्शंस लगाते जाते हैं। तो अल्टीमेटली जब टारगेट पे पहुंचते हैं तो जो मेरा तरीका होता है वो उस तरीके जैसा होता ही नहीं है जिस तरीके से शुरू किया होता। तो मैं आपके सवाल का जवाब अगर सही दे पाया हूं तो वो ये है कि आप रिसर्च पेपर एज इट इज फॉलो करना शुरू करें। आप खुद ही देखेंगे कि आप आहिस्ता आहिस्ता उसमें चेंजेस लाना शुरू कर दोगे, क्योंकि आप और पेपर्स भी पढ़ रहे होगे और लोगों को भी कंसल्ट कर रहे होगे, क्योंकि काम काम तो साथ साथ चल रहा है। हाँ हाँ, देखिए वो इस तरह से हो सकता है कि अब आपने उसमें ओरिजिनलिटीज लेकर आनी है। लाइक अब आपने मेथोडोलॉजी, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ कि आपने इमेज प्रोसेसिंग का एक काम है जो कि आपने जीएफ नेट, एक सीएनएन, एक आर्किटेक्चर है जीएफ नेट, जिसमें कुछ नंबर ऑफ कन्वोल्यूशनल लेयर्स हैं, कुछ उसके अंदर पूलिंग लेयर्स हैं, कुछ उसके अंदर स्ट्रेटनिंग है, और फिर उसके बाद एक बैक प्रोपेगेशन न्यूरल नेटवर्क यूज होता है। वो किसी एक बंदे ने आर्किटेक्चर डिफाइन किया था, उसके मुताबिक उसने जीएफ नेट को यूज करके इमेज को क्लासिफाई किया एक पेपर में। अब आप कहते हैं जी कि मैं इसके पेपर को उठा के मैं भी इमेज क्लासिफिकेशन का काम करता हूँ। आप उसको उठा लेंगे और एज इट इज उसको आप समझते हैं जी इसका आर्किटेक्चर मैं पिक कर लेता हूँ और इसी को यूज करता हूँ। अच्छा, अब जब आर्किटेक्चर का आपने उठा लिया, लेकिन सॉरी अब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, थोड़ा सा मुझे वो एग्जांपल शायद चेंज करनी चाहिए, लेकिन चूंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की है तो आपको समझ तो आ रही हो, ठीक है। तो अब देखिए आप वेरिएशंस क्या आ सकती हैं इसके अंदर। उसने डेटाबेस यूज किया था आपने किसी एक स्कूल कॉलेज का, आप डेटाबेस चेंज करेंगे, आप कहें जी ओके मैं उसका डेटाबेस इस्तेमाल नहीं करता, मैं डेटाबेस अपनी यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल कर, एक वेरिएशन ले आए आप, ठीक है। फिर आप कहते हैं जी ओके अब मैं ये करता हूँ कि इसने, इसके अंदर लेयर्स थी, इसने 4 लेयर्स यूज की थी, मैं ये करता हूँ कि 4 की जगह 5 करके भी इस्तेमाल करके देख, है जीएफ नेटी, लेकिन मैं इसके अंदर इनका इंटरनल आर्किटेक्चर थोड़ा बहुत वेरी करके देख। इसका ट्रेनिंग रोल इसने ये यूज किया था, इसने एल्गोरिथम यूज किया था लेवेनबर्ग मर्गट, मैं यूज करता हूँ ग्रेडियंट डिसेंट। आप ये आपकी नेचर है कि आप ये चेंज कर रहे होंगे। तो आप देखें अब आप आहिस्ता 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 स्टार्ट उधर से ही हुए, लेकिन आप चेंज करते जा रहे हो, तो आप आपके रिजल्ट्स जो आएंगे उसकी एक्यूरेसी डिफरेंट होगी, उसकी प्रिसीजन डिफरेंट होगी, बेंचमार्किंग डिफरेंट होगी। आप एक कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे, उसमें आप उसके पेपर के साथ अपने काम को कंपेयर करेंगे, जी मेरी एक्यूरेसी इतनी आ रही है, जिसको मैंने बेंचमार्क बनाया था उसकी एक्यूरेसी इतनी आ रही है। एक और तीसरा पेपर भी उठा लेंगे आप, ठीक है। तो देखिए अब आप उस पेपर से वेरिएशन लाते जा रहे हैं, लाते जा रहे हैं, लाते जा रहे हैं, तो नाउ यू कैन राइट इट एंड यू कैन पब्लिश इट बिकॉज यू हैव डन इट डिफरेंटली। एंड you wherever, again wherever you are using somebody's idea, you are quoting it, you are citing it कि जी ये this I have taken from this person, this I have taken from this person. So research and research publication इसी चीज का नाम है कि आप मल्टीपल सोर्सेज से चीजें कंसल्ट करते हैं, यू आप उसको फिर अनाउंस करते हैं, छुपाते नहीं है। हाँ छुपाएंगे फिर गलत। लेट इट विद द रिव्यूअर्स टू एक्सेप्ट योर वर्क और नॉट एक्सेप्ट, दे मे से नहीं आपका काम इतना सब्सटेंशियल नहीं है, इसमें ज्यादा काम जो है वो तो आपने उधर से लिया हुआ, बट दे वुड बी वेरी
वेरी फ्रंटल विद यू कि हाँ जी ये है, अब आप उसका जवाब दें। अगर आप समझते हैं कि नहीं वाकई ऐसा ही है, तो आप फिर चीजें ऐड करें अपने सिस्टम में। और हो सकता है कि किस जगह पे आपका काम एक्सेप्ट भी हो जाए। मैं आपके सिर्फ सवाल का जवाब दे रहा हूँ। गेम तो मैथमेटिक्स की है ना। अब आप, आइडियल तो यही है कि आप ऐसा काम ना करें, आप किसी के काम को लेके ना चलें, आप नया काम कर रहे हैं तो आइडियल है। लेकिन अब से अगर वो एक बंदा इस काबिल नहीं है कि नई चीज फौरन सोच सके, तो पहले स्टार्ट तो यहाँ से करे ना। बेशक पहला काम पब्लिश ना हो, कमेंट्स की बेस पे अपने आप में चेंजेस लेकर आए कि नेक्स्ट टाइम अब मुझे समझ आ गई है रिसर्च कैसे होती है, लेट मी नाउ वर्कआउट एंड डिफाइन माई ओन आर्किटेक्चर। मैं उसका नाम रखता हूँ मैविश नेट, और उसमें ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा। वो भी तो किसी ने पहली दफा डिफाइन किया है ना, तो आप भी आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे। पॉइंट सिर्फ ये कि इसमें ना सब्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको हम कहते हैं कि आपने फौरन टारगेट पे नहीं आ जाना कि यार मैं आज ही ये सोच लूं कि जी क्योंकि ये काम नहीं कर सकता तो मैं स्टार्ट ही ना करूं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्टार्ट करें, एंड along the path you have a long time period to complete your research. You will have ample of chances to supplement with newer things in your direction, and publications would ultimately come. It would come. अभी उस पर सोचना नहीं चाहिए, या इतना बहुत ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, बट बहुत ज्यादा नहीं। आई होप मैंने आपके सवाल का कुछ मुनासिब से जवाब दे दिया। लेकिन आपकी बात को अगर मैं स्ट्रेट अवे कहूँ कि हाँ जी एग्जैक्ट कॉपी किया तो फिर पब्लिश नहीं कर सकते, तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने एज इट इज रीजनरेट कर लिया हर चीज, फिर नहीं कर सकते। बट उसमें वेरिएशंस लेकर आए हैं, और इसमें रूल रूल ऑफ थंब होता है 30-70 रूल। अगर आप 70% चेंजेस ले आए हैं तो आप नया पेपर लिख सकते हैं। 30% आप सिमिलर कंटेंट साइट कर सकते हैं कि मैंने ये चीज यहां से ली है, ये चीज यहां से ली है, ये चीज यहां से। एंड लेट इट विद द रिव्यूअर टू कमेंट ऑन योर वर्क। नहीं जी आप, वो आपको कहेगा ना यार ये चार चीजें इंप्रूव करो, और चीजें चेंज हो जाएंगी। जब वो आप नई और चीजें उसके कहने पे डालेंगे, वो एक्सपर्ट है ना, आपसे कुछ और काम करा लेगा। वो उसको अगर अगर उसको जूस नजर आएगा ना आपके काम में, वो कहेगा नहीं यार इसमें इसने काम मेहनत से किया हुआ है, ये चार चीजें वीक हैं, लेट मी आस्क हर टू इम्प्रूव ऑन दीज एस्पेक्ट्स। अब वो आपके लिए बिल्कुल नई चीजें होंगी, आप उनको जब करेंगी और आप अपने उस काम में ऐड करेंगी तो आपका काम सप्लीमेंट हो जाएगा, इम्प्रूव कर जाएगा। राइट। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? 50? थक गए आप? सारे बस मैं आप जल्दी आज जल्दी छुट्टी कर लेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट वीक की क्लास के लिए मैं आपसे ना कुछ वीडियोस शेयर करूंगा, ठीक है? यानी रेगुलर क्लास नहीं होगी, मैं कुछ वीडियोस दूंगा बिकॉज मैं अवेलेबल नहीं हूँ नेक्स्ट सैटरडे को। तो आप वो वीडियोस देख के, दे आर लेक्चर, इनफैक्ट वो 3 घंटे का लेक्चर ही होगा, रिकॉर्डेड ऑलरेडी। और आप उसको देखें, उसमें समरी बनाए, and फिर हम जो उसके बाद वीक में मिलेंगे तो उसको फिर हम आपके जो क्वेरीज हैं, कंफ्यूजन, उनको डिस्कस कर लेंगे। टास्किंग में आपकी आज एक कर दूंगा, जिसमें जो मेन टास्क है वो मैं आपको थोड़ा सा पहले बता भी चुका हूँ। इट इज दिस टास्क। सो इसमें से मैं, आपने अभी भी थोड़ा कुछ ना कुछ काम किया होगा, तो यू नीड टू फिगर आउट योर ब्रॉड टॉपिक ऑफ रिसर्च। और इससे इसके करने के लिए आपको, जो मैंने इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि ट्राई फाइंडिंग सम रिलेटेड रिसर्च ग्रुप्स अराउंड द ग्लोब जो कि उस एरिया में काम कर रहे हो, ताकि आपको अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीडिफाइन करने में आसानी हो। और देन ट्राई सर्चिंग रिसर्च पेपर्स एंड
shortlist around 5 research papers in that domain. फिगर आउट करें कि क्वालिटी रिसर्च पेपर्स क्या होते हैं, इसको अपने एंड पे पढ़ें। मैं आपको जो लेक्चर भेजूंगा अगले क्लास वाला, उसको जब आप देखेंगे तो उसमें मैंने उसमें यही डिस्कशंस की होंगी कि जी क्वालिटी रिसर्च पेपर्स क्या होते हैं, जिनके अंदर 2 कैटेगरीज हैं, कॉन्फ्रेंस रिसर्च पेपर्स और जर्नल रिसर्च पेपर्स। उनके बारे में मैंने बात की होगी। आप खुद भी पहले इस वीक में आप एक्सप्लोर कीजिए, सवालों के जवाब आपको लेक्चर में मिल जाएंगे, जो मैं आपको वीडियो लेक्चर नेक्स्ट वीक से पहले भेज दूंगा, ठीक है। और ये एक वेब पेज मैंने शो किया साई हब का, रिसर्च पेपर्स कुछ आपने अगर डाउनलोड करने हो तो लिंक्स आप यहाँ डालें तो ये आपको बहुत सारे पेपर्स जो है यहाँ से मिल जाते हैं। स्टिल अगर आपको कोई रिसर्च पेपर चाहिए और आपको खुद एक्सेस ना हो रही हो तो आप लिंक मुझसे शेयर कर लें, ग्रुप पे शेयर कर लें, मैं आपको खुद डाउनलोड करके वो भेज दूंगा, ठीक है। तो वो कोई इशू नहीं है। तो ये आपकी टास्किंग है जो कि आपने इस वीक में करनी है, ठीक है। तो ये एक तो मैं स्लाइड शेयर भी कर लूंगा आपसे, बट इसको नोट भी कर लीजिए, और ग्रुप के ऊपर काइंडली इसको आप ना शामिल आप डाल भी दीजिएगा, ठीक है, ताकि जो लोग आप बाकी लोग आप लिस्ट ले लें मोहसिन से, स्टूडेंट्स की, उन सब को आप ग्रुप पे ऐड कर लीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो आज हमने की है ये आप उस पर एक समरी बना के डाल दीजिएगा, ताकि वो देख लें अगले वीक से पहले, उसको उनको पता हो। नहीं, ठीक है, आप प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में इसको रखें, जैसे एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बना लें, एक स्लाइड के ऊपर टॉपिक्स लिखें, अगली स्लाइड पे रिसर्च पेपर्स के रेफरेंसेस लिखें और उनको लिंक कर लें, हाइपर लिंक कर लें, फोल्डर में अवेलेबल। एट एट द मोमेंट यही चाहिए। वो बाद में हम देखेंगे कि आपने लिखना है तो अब लिखने वाली स्टेज बाद में आएगी, फिलहाल तो अभी आप टॉपिक डिसाइड करें, ठीक है। अच्छा, मैं अभी एक चीज सिर्फ और आज कवर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमजा इज इन हरी, तो वो है चूजिंग रिसर्च एडवाइजर्स। क्योंकि आपने अभी ये इस वीक में ये होमवर्क भी करना है कि आप जब टॉपिक सेलेक्ट करें तो अपने सुपरवाइजर को भी सेलेक्ट करें, हु वुड बी योर सुपरवाइजर। यहाँ यूनिवर्सिटी आपको ये आसानी देती है कि आपका सुपरवाइजर कैंपस से भी हो सकता है और आउट ऑफ कैंपस भी हो सकता है, प्रोवाइडेड ही और शी इज अ पीएचडी। आप उसका सीवी शेयर करेंगे और उसको सुपरवाइजर यूनिवर्सिटी बना देगी आपका। आपको एक पेपर वर्क के लिए यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर भी अलॉट हो जाएगा, जो कि आपकी फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा, और आप काम उनके साथ कर सकते हैं जिनके साथ आप करना चाह रहे हैं, अलाउड है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने आपसे कहा ना कि आप आपकी बात की, आप किसी इंडस्ट्री के बंदे को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं तो आप उसकी सीवी शेयर करें और टॉपिक शेयर करें, यहाँ सुपरवाइजर आपको इधर का मिलेगा, वो आपके एज अ को सुपरवाइजर आ जाएगा, ठीक है। तो उनके साथ आप काम कर सकते हैं। नहीं, उनके नहीं, उनका सिर्फ नाम शेयर करें, उनसे आपने अप्रूवल तो लेना है, टच हो, कांटेक्ट करें और डिस्कस करें, और फिर अपना टॉपिक उनसे एग्री करवाएंगे, जी मैं इस टॉपिक पे रिसर्च करना चाह रही हूँ, आप मुझे सपोर्ट करें, तो वो एग्री हो जाएंगे, तो दैट्स ऑल, ही विल बिकम। ये वाला सब्जेक्ट इसके लिए है या फिर जो हम थीसिस ये आप कोशिश करें कि इस अच्छा क्वेश्चन है आपका, लेकिन अभी आप इसमें टॉपिक ही वो लेके चलें जो आप अपने थीसिस में करना चाहती हैं, प्रेफरेबली, ताकि आपका काम वहां पे आसान हो। सर इसी को अगर आप ये, हाँ जी जी, अगर आप ये करेंगी कि इधर टॉपिक नया करेंगी और ये सोच के कि आगे टॉपिक चेंज कर लूंगी मैं, तो देन यू विल डू अ डबल वर्क। तो अभी से टाइम दें, टॉपिक भी वही सिलेक्ट करें जो आपने थीसिस में करना है, सुपरवाइजर भी वही सिलेक्ट करें जो आके थीसिस का सुपरवाइजर होगा, तो आप थ्रू आउट एक प्रोसेस में ढल जाएंगी और आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है जी। सना फातिमा, आपकी शक्ल किसी से मिल रही है, कोई आपका भाई भी है यहाँ पे? श्योर somebody is, नहीं, मैं किसी के साथ आपकी शक्ल मैच हो रही है, मैं उसको देखूंगा तो आपको बताऊंगा दोबारा। ओके जी, सो अब ये बस ये एक टॉपिक मैं आज और डिस्कस करूंगा विच इज रिलेटेड टू दी एडवाइजर। जिससे मैंने कहा ना कि आपने जब अभी रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करना है तो ये कोई ऐसा काम नहीं है कि आपने छुप जाना है और अपने तौर पे कुएं के अंदर बैठ के काम करना है। इट्स नॉट लाइक दिस, इट हैज टू बी वेरी ओपन। यू नीड टू कंसल्ट एवरीथिंग विद एवरीबडी सो दैट थिंग्स रिमेन ओपन, ठीक है जी हमजा। So there is a requirement of an advisor. So there are ways and methods to choose supervisor जिसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। और मैंने आपको थोड़ी बहुत चीजें बताई हुई हैं, आप यहाँ पे कुछ फॉर्मली चीजें लिखी हुई हैं। नंबर 1 इज टॉक टू योर टीचर्स। आपने सबसे पढ़ा हुआ है, आपके बाहर भी लोग जानने वाले हैं,
discuss with them, discuss the topic selected by you, and then try to get them agreed to your domain कि जी ये टॉपिक मैं करना चाह रहा हूँ, ताकि आपको एक दूसरे का पता चले और आप एक अच्छी फ्रीक्वेंसी के साथ चल सकें। स्टूडेंट्स से बात करें। अभी आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि थीसिस कर चुके हैं, कर रहे हैं, वो आपको गाइड करेंगे कि कौन टीचर कैसे बिहेव करता है, अच्छा है, बुरा है, या उसके लिए उसमें क्या अच्छाई है या उसमें उसकी क्या बुराई हो। ये जरूरी नहीं है कि एक टीचर किसी एक स्टूडेंट के लिए बुरा होता है वो आपके लिए भी बुरा हो। ये याद रखें, इट्स ऑलवेज ह्यूमन साइकी डिफरेंट है। हमजा के साथ हो सकता है मेरी फ्रीक्वेंसी अच्छी मैच कर जाए, फैसल के साथ अच्छी मैच ना करे बिकॉज ऑफ सम फ्लॉज एट माई साइड और सम फ्लॉज एट हिज साइड। तो लेकिन जब ये उसको कोड करेगा तो ये अपने फ्लॉज नहीं बताएगा, ये मेरे ही फ्लॉज बताएगा कि जी इनमें ये मसले हैं। तो हमेशा सोच समझ के पूछे जरूर, लेकिन ईमान ना ले आए। स्टिल डू योर होमवर्क, but talk to students. They will tell you some things. Then read the publications of your teachers. Go and see their profile. Try to match your domain area. ठीक है? So there are some other things as well which you look for in an advisor. वो क्या क्या है? Accessibility. कितना आपको अवेलेबल है वो टीचर, आपको टाइम देता है फिजिकल फेस टू फेस मीटिंग के लिए, देगा नहीं देगा, या चले फेस टू फेस नहीं है तो आपको वर्चुअल तरीके से आपकी कॉल्स का जवाब देता है, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस को सुनता है, आपको आपकी बात को पढ़ता है, उसके अगेंस्ट कोई कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेशन गैप, असेसिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपेटेबिलिटी, आपका वर्किंग स्टाइल सेम है, यानी इसको फ्रीक्वेंसी मैचिंग कहते हैं कि आपको भी उसकी समझ आए, उसको आपकी समझ आए, तो इट्स इंपॉर्टेंट। ड्यूरेबिलिटी, बहुत सारे लोग शिफ्ट करते रहते हैं, तो ऐसा बंदा जो कि स्टे करे टिल द टाइम योर थीसिस इज नॉट कंप्लीट, ताकि आपको शिफ्ट ना करना पड़े। ऐसे लोग होते हैं सिस्टम में जो कि आपको लगता है यार कि ये तो एक ही सेमेस्टर के लिए आया था, आगे नहीं होगा, या ये कोई जा रहा है, तो उसको आप देखें। अगेन हिस्ट्री देखनी जरूरी है कि कितने लोग ग्रेजुएट किए हैं इसके साथ। आपको अंदाजा हो जाएगा कि जी स्टूडेंट्स से पता, जब बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसने कितने कोई लोग जो हैं वो ग्रेजुएट कराए हैं, और क्या आप उनकी एरिया में इंटरेस्टेड हैं भी कि नहीं है। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। सो दे कुड बी एक बाजुकात लोग इस तरह भी लेके चलते हैं कि रिसर्च ग्रुप्स में काम कर रहे होते हैं, एक ही टॉपिक होता है, 4-5 लोगों से वो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को कवर करा रहे होते हैं। दैट इज ऑल्सो अ डूएबल थिंग। अच्छा, ये तो वो चीज हो गई जिनको आपको देखना चाहिए, या विच शुड बी देयर इन योर एडवाइजर एंड व्हाट शुड नॉट बी इन एन एडवाइजर। या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि आपको फर्दर एक्सप्लोर करनी चाहिए। नंबर वन ये कि डू नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोफेसर इन अ नॉन सुपरवाइजरी टास्क। आपका एक टीचर था, आपको अच्छा पढ़ाया नहीं उसने, तो आप में ये सुपरवाइजर भी अच्छा नहीं होगा, ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। बाज लोग अच्छा पढ़ाते नहीं है लेकिन स्टिल अच्छे सुपरवाइजर होते हैं। लाइक अगर वो लेट आ रहा है क्लास में आपके, तब भी आप स्पेस पे ना कहें जी ये ठीक नहीं है। देयर कुड बी अदर थिंग्स एज वेल, या कोई उसने ड्रेसिंग ठीक नहीं की हुई स्पेस पे, आप कहें यार कि तो कपड़े ठीक नहीं पहनता। सो दीज थिंग्स टेल यू वेरी लिटिल अबाउट हाउ गुड फिट दे माइट बी विद यू। सो डू नॉट डिसाइड बेस्ड ऑन दीज थिंग्स। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है सुपरवाइजर, ये तो आपने डिसाइड कर लिया ना, अब उसका काम क्या है, क्या चीज मुझसे एक्सपेक्ट करूं, क्या चीज एक्सपेक्ट ना करूं। तो एक लिस्ट यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा। इट विल हेल्प यू refine your topic. It will guide you writing in your proposals, your thesis. It will review your work, give his suggestions कि क्या कमी क्या बेशी है। It will meet you, he will meet you, she will meet you virtually or face to face. He should again आपकी प्रोग्रेस को रिव्यू करे, गाइड करे, आपको आपके पेपर्स को रिव्यू करे, आपके थीसिस को करे, फीडबैक दे, आपको गाइड करता रहे कि यार किस तरीके से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना है, और जब आप रेडी हो जाएं तो आपको प्रेजेंट करे फॉर द डिफेंस। ठीक है, दिस इज व्हाट हिज जॉब इज। यानी अगर इसको मैं समराइज करूं तो दिस इज हाउ द एडवाइजर विल वर्क। ही विल ओनली गिव यू द डायरेक्शंस टू फॉलो, ही विल नॉट गो हिमसेल्फ विद यू, you will have to walk by yourself. Every research student has to do the thesis by himself or herself. इस रास्ते पे चलना आपने खुद है। 3 रास्ते, 4 रास्ते, 5 रास्ते हमेशा होंगे,
सुपरवाइजर का काम ये है कि यार ये 4 रास्ते जो 5 आपने मुझे बताए ना, 4 ठीक नहीं है, ये इस पे चले जाओ, ये उसका काम है। तो उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना आपने, ये भी ध्यान में रखें कि यार वो करेगा तो मैं आगे चलूंगा, वो जवाब देगा तो नहीं। आप प्रोएक्टिव रहें, प्रोएक्टिव काम करें, क्योंकि आपका हर्ज ज्यादा हो रहा है बनस्पत उसके। ठीक है, और उसके तरीके होते हैं कि किस तरीके से आप प्रोएक्टिव हो, वो आपको साथ साथ पता चल भी जाएगा। अच्छा, अब कुछ जूनियर टीचर्स होते हैं, फ्रेश पीएचडीज होते हैं, कुछ सीनियर्स होते हैं, तो उनके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो यहाँ ग्रीन में लिखे हुए हैं, जो कि उनके एक्सेसिबिलिटी, लाइक जो जूनियर टीचर होता है वो आपको ज्यादा आसानी से पकड़ाई देता है, मोटिवेटेड होता है, एंथुसिस्टिक होता है, उसकी रिसर्च लेटेस्ट होती है, और वो हैंड्स ऑन मेंटोरिंग थोड़ी ज़्यादा कर लेता है आपको, क्योंकि थोड़ा फ्रेश होता है और उसकी जिम्मेदारियां कम होती हैं। ऑन दी अदर हैंड एक्सपीरियंस में कम है वो, ट्रैक रिकॉर्ड उसका वीक होगा, उसका रिसर्च एरिया क्योंकि कटिंग एज है, रिस्की होगा, कंप्लीट काम आपका करा सके ना करा सके, और उसके नेटवर्किंग भी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। ऑन दी अदर हैंड जो सीनियर टीचर होता है उसमें पॉजिटिव्स क्या है कि वो एक्सपीरियंस्ड है, नॉलेजेबल है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, स्टेब्लिश्ड रिसर्च होती है, पब्लिकेशंस अच्छी होती हैं उसकी, ज़्यादा स्टूडेंट्स ट्रेन किए होते हैं, और आपको ज़्यादा इंडिपेंडेंस देगा, बहुत ज़्यादा आपको चेक एंड बैलेंस में नहीं रखेगा, बहुत ज़्यादा तंग नहीं करेगा, और अगेन उसके नेटवर्किंग स्ट्रांग होगी। ऑन दी अदर हैंड उसकी एसेसिबिलिटी के प्रॉब्लम्स होंगे क्योंकि बिजी होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा हाथ पकड़ाई नहीं देगा। और अगेन क्योंकि सीनियर जो स्टूडेंट टीचर्स होते हैं थोड़े से, उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, तो जनरेशन गैप्स भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, और डायरेक्टली आपको सुपरविजन में शायद वो ना करे, किसी के थ्रू करे, तो ये कुछ नेगेटिव्स हैं कुछ पॉजिटिव्स हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि जब एक दफ़ा आप सुपरवाइजर डिसाइड कर लेते हैं, ही विल रिमेन और शी विल रिमेन विद यू थ्रू आउट योर लाइफ। जो आपका सुपरवाइजर होता है इज अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, और वंस एन एडवाइजर इज ऑलवेज एन एडवाइजर। सो सिलेक्ट सुटेबली एंड केयरफुली। ठीक है, दिस इज एज फार एज दी सिलेक्शन ऑफ सुपरवाइजर इज कंसर्न। सो मैंने जो आपको टास्किंग दी है, टास्किंग मैंने आपको ये दी है कि आप लोगों ने वो काम करने और सुपरवाइजर को भी सेलेक्ट करो। आपका एरिया स्पेसिफिक थोड़ा एक्सप्लेन कर। आप जाके देखिए, रिसर्च गेट पे देखिए, आप थोड़ा सा, मैं आपको होमवर्क करने को दूंगा ना अभी, जरा थोड़ा सा आप खुद देखें, एक्सप्लोर करें, और फिर इंशाल्लाह वी कैन डिस्कस इट। सो दिस इज आई थिंक इनफ फॉर टुडे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आपसे शेयर करूंगा, आप उनको देखिएगा, और कोई क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मैं ग्रुप मैंने ज्वाइन कर लिया, अगर कोई आपको क्वेरी होती है आप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते But, go by the day that will be from five. हैं। जी, कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू स्टडीड, की पॉइंट्स, की टेकअवेज। नो नो नहीं, की टेक 1 पेजर, मैक्सिमम 2 पेजर, की टेकअवेज ऑफ टुडेज लेक्चर, के आज ये चीज देखी है, ये देखी है, ये देखी है, ये देखी। ठीक है, ताकि हैंड रिटन बेटर इज हैंड रिटन, क्योंकि टाइप रिटन में आप टाइप करेंगे सारे ले लेंगे। ठीक है, तो आप हाथ से लिखें, और आपने जो आज सीखा या जो आपने चीज पढ़ी, आप उनके पॉइंट वाइज समरी बना देंगे जी, ये आ जाती है। आप उसको एक स्कैन करेंगी, स्कैन करके आप सीआर को भेजेंगी, सीआर मुझे एक जिप फोल्डर करके, आपने बाय नेम सबमिट करनी है, ये मुझे जिप फोल्डर भेज देंगे, मैं इनको बता दूंगा कैसे भेजना। जब आपके पास सब आ जाए तो आप मुझे शेयर कर दीजिए, ये मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। एग्जाम इसका जो है वो रेगुलर मिड टर्म एंड टर्म होती है, मैं क्विजेस कोई नहीं लेता। इन प्लेस ऑफ क्विजेज एंड असाइनमेंट्स आई टेक योर प्रेजेंटेशन असाइनमेंट, जिस तरह से ये आपकी प्रेजेंटेशन बेस्ड असाइनमेंट्स होंगी, और आपके मिड टर्म से पहले एक प्रेजेंटेशन होगी प्रपोजल की, इनिशियल जो पढ़ा होगा हमने वहां तक, फिर एक फाइनल से पहले प्रेजेंटेशन होगी। तो प्रेजेंटेशन में अपीयर होना लाजमी है टू पास दी सब्जेक्ट, और फॉर्मेलिटी है मिड टर्म एग्जाम और एंड टर्म एग्जाम, तो अगेन उसी में से आएगा जो आप कर रहे होंगे। इट वुड बी व्हाट यू स्टडी और व्हाट यू प्रेजेंट, उसी के अंदर से क्वेश्चंस होंगे। जी, ऐसे हिसाब से मैंने आपको आज पढ़ाया ना जी कि TH1 की जो गवर्निंग बॉडीज हैं वो मैंने आपको बताई हैं। मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ जी कि कौन कौन सी गवर्निंग बॉडीज हैं TH1 की। आप लिखते हैं जी कि एक ECP है, एक GSE है, एक GSRMC है। मैं आपसे पूछ सकता हूँ जी ECP की कंपोजिशन बता दें, तो आपने लिख लिया, आज आपको याद होगा, आप लिख देंगे।
ठीक है जी। मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ जी, आपका रिसर्च टॉपिक क्या है? 5 नंबर का सवाल ये भी हो सकता है। आपका जो बेंचमार्क पेपर है उसके ऑथर्स और उसका टाइटल क्या है, कहाँ पब्लिश हुआ है, ये भी सवाल हो सकता है। तो इट्स ऑल प्रैक्टिकल नेचर क्वेश्चन जो आप रिसर्च में करेंगे, उन्हीं से सवाल हो। लेक्चर समरी ये कि आज लेक्चर हुआ है तो अगले लेक्चर से एक रात पहले तक आप, लाइक नेक्स्ट लेक्चर हमारा सैटरडे को है, तो आप फ्राइडे नाइट तक जो है वो इनसे शेयर कर लेंगे, मुझे भेज देंगे। और कोई क्वेश्चन? ज्यादा कोई सवाल नहीं करना चाहता। छुट्टी के टाइम में वैसे भी सवाल नहीं करना चाहिए उसको, उसको जो जी इंशाल्लाह मैं आपको आज ही शेयर करूँ। ठीक है जी, चलें, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, टेक केयर। And also second just specialized or course to get a specialist. जी जी। तो बोल सकते हैं क्या मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में this is one thing you पा सकता हूँ। आपके कितने सब्जेक्ट्स हो गए अभी? मेरे 5 5 हो गए, अभी आपने एक लिया हुआ है, तो आपने एनी केस 2 सब्जेक्ट्स और पढ़ने हैं ना अभी। 8 पढ़ने ना आपने टोटल, 6 है, इसके बाद 6 हो जाएंगे, 2 और रहते होंगे ना आपके, तो जब तक 8 पूरे नहीं होते TH1 नहीं ले सकते हो। तो आपका जो TH1 होगा वो जाके स्प्रिंग में होगा, अगर आप फॉल में 2 और लेते हैं। नहीं निकल जो क्राइटेरिया वो मेरे ख्याल से ये है कि 6 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट आठ 8 8 सब। वैसे क्योंकि जो इनका प्रोस्पेक्ट जो दिया होगा ना उस पे लिखा होगा ना पहले सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट्स वगैरह थी, दूसरे में भी थी, और फिर जो थर्ड सेमेस्टर में था उस पर 4 और फाइनल ग्रुप इस तरह नहीं नहीं, वो के साथ वो तो एक ना, एक आप समझें कि एक टेंटेटिव सेमेस्टर प्लान है, बट थीसिस करने के लिए 8 सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है। वो तो देखें ना, नॉन थीसिस वाले लोग भी है ना, तो वो उनके हवाले से भी उसमें चीजें कुछ लिखी होंगी, तो आप उस पर करेक्शन लगा लें। बहरहाल 8 सब्जेक्ट पढ़ेंगे फिर TH1 रजिस्टर, सही। तो आपके वो 2 फॉल में उनमें से ऑफर हो जाएंगे, तो आप पढ़ लेंगे, फिर आप साइड कर सकते हैं। हाँ, काम अभी से कर सकते हो आप, थीसिस टॉपिक डिसाइड कर लो, काम शुरू कर दो, जैसे ही TH1 आएगा आपका ऑलरेडी आधा काम हुआ होगा। ठग से काम पूरा करें, इंप्रूव करें, अच्छा काम, एक पेपर का 4 पेपर पब्लिश कर लें। ठीक है, तो वो इस टाइम को यूज जरूर करें। वैसे तो मैंने सोचा था तो बस थोड़ी सी यही थोड़ी काफी ज्यादा कंफ्यूज था, तो क्योंकि एक तो मेरा जो डेटाबेस है वो भूल चुका हूँ अच्छी नॉलेज, तो फिर मैंने जब बैचलर में मैंने iOS पे काम किया था उस पे वो बड़ी अच्छी थी, वो मैंने छोड़ के बिल्कुल साइंस का तो उसको सेट किया, तो ये डेटाबेस को सेट किया। अब जो मेरा था तो यहाँ पे डाटा एनालिस्ट की पावर किया है, तो ये भी मैं सीख रहा हूँ, नहीं तो ऑफिस में वैसे साथ होता हूँ तो दुकान मैं के साथ सीख रहा हूँ। अब जो मेरा प्लान था वो इसको भी, और NLP में जो मैंने डॉक्टर इसको भी की थी, तो उसमें बड़ी अच्छी पड़ी थी, फिर उसमें उन्होंने एक असाइनमेंट छोटी चैट जीपीटी टाइप की छोटी सी हमारे सिस्टम में कोई थी, वो भी मतलब उसमें भी मजा आया। तो अब इस वजह से मैं काफी मतलब इस साइड में देना जाना चाहिए, एक बार कोई भी करूंगा तो डेटा बेस पे यूज होगी हो, तो अब बाकी बस मैं चूज करना था वो मेरे लिए पड़ा है। डॉक्टर यासर को पकड़ लें आप, बहुत अच्छा गाइड करेंगे। आप उनके साथ ही, आपका इंटरेस्ट डेवलप भी हो गया है, उनका एरिया भी है, और वो इसी तरह से आपको एक अच्छा टॉपिक लेके दे सकते हैं। आप ये उनसे यही बातें करें, वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है जी, चलें, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, यू कैन टेक लीव।